नमस्कार दोस्तों। जिस मध्य प्रदेश में करीब करीब 18 साल से बीजेपी की सरकार है, जिस मध्य प्रदेश में बीते 6 महीने में 7 बार खुद प्रधानमंत्री के दौरे हो चुके हैं, जिस मध्य प्रदेश में बीजेपी की पूरी मशीनरी लगी हो, जिस मध्य प्रदेश में अमित शाह लगातार जा रहे हो, बीजेपी के दर्जनों सांसद, नेता, मंत्री लगातार मध्य प्रदेश की चुनावी रणनीति बनाने में मशगूल हो, जिस मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री ने बड़ी बड़ी योजनाओं का ऐलान किया, जिस मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार लाडली बहन योजना से लेकर अलग अलग तरह की योजनाओं का ऐलान करते हुए बड़े बड़े मेगा इवेंट का आयोजन कर रहे हैं, जिस मध्य प्रदेश को लेकर बीजेपी दावे कर रही है कि सरकार बनना तो तय है, हम अपार बहुमत से जीतेंगे, उस मध्य प्रदेश में बीजेपी के उम्मीदवारों की एक लिस्ट कल देर शाम को आई, बल्कि कहें लगभग 7 से 8 के बीच आई, और वो लिस्ट चौंकाने वाली आई। ऐसी लिस्ट आई जिसमें 7 सांसद, जिसमें 3 केंद्रीय मंत्री हैं, और इन 7 सांसदों में 4 ऐसे हैं जो खुद मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। उनमें एक पार्टी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय 8वें नाम, और ऐसे दिग्गजों को मैदान में उतारा बीजेपी ने। चुनाव 2 से सवा 2 महीने बाद है, जिनमें से कुछ ऐसे हैं फग्गन सिंह कुलस्ते जो 33 साल बाद पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। 33 साल पहले 1990 में विधायक थे। नरेंद्र सिंह तोमर प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के अहम मंत्री, 2014 से लगातार केंद्र में मंत्री हैं, दिग्गज नेताओं में से एक है। नरेंद्र सिंह तोमर 15 साल बाद चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का, माफ करें। वैसे ही प्रहलाद सिंह पटेल 5 बार के सांसद, पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, अब तक उन्होंने चुनाव लड़ा नहीं। कैलाश विजयवर्गीय 10 साल बाद विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, अब तक चुनाव लड़ा रहे थे। और प्रहलाद सिंह पटेल या कैलाश विजयवर्गीय के बयान भी इसी तरह से आ रहे, पार्टी का आदेश है, हमें मानना होगा। नरेंद्र सिंह तोमर जो चुनाव प्रबंधन समिति के मुखिया थे, जिनकी जिम्मेदारी थी दूसरों को चुनाव लड़ाना, उनका भी नाम आ गया। तो क्या यह बीजेपी का डर है? बीजेपी के भीतर बेचैनी है? बीजेपी को जमीन खिसकने का खतरा है? ये नहीं होता तो कोई वजह नहीं थी कि 7 सांसद, जिसमें 3 केंद्रीय मंत्री हैं, उन्हें चुनाव मैदान में उतार दिया जाता। स्क्रीन पर उन सबके नाम देख रहे हैं, तरह तरह के इस पर विश्लेषण हो रहे हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि यह बीजेपी का डर है जिसने इस लिस्ट में ऐसे लोगों को शामिल किया। इसी को समझने के लिए 2 खास मेहमान हमारे साथ स्क्रीन पर दिख रहे हैं। अशोक वानखेड़े, जिन्हें आप जानते हैं, 3 दशकों से उनका पत्रकारिता में अनुभव है, इंदौर के रहने वाले हैं, और इंदौर से ही कैलाश विजयवर्गीय इस बार चुनाव मैदान में 10 साल बाद उतरेंगे। बेटे हालांकि उनके सिटिंग विधायक हैं, अब उनका क्या होता है ये भी देखने की बात है। और इन सब के बीच शिवराज सिंह चौहान की दावेदारी पर अब कोई सवाल है, क्यों है क्या? क्योंकि कल प्रधानमंत्री मोदी की वहां रैली थी, उसमें उनकी महत्वाकांक्षी योजना लाडली बहन का जिक्र भी प्रधानमंत्री मोदी ने नहीं किया। यह अलग बात है कि उन्होंने महिला आरक्षण और अपनी तमाम योजनाएं गिनाई। तो शिवराज सिंह को चुनौती इन 3-4 नामों में, और क्या मतलब मकसद है इसको समझने के लिए दूसरे मेहमान है राकेश पाठक। हम लोग पहली बार जुड़ रहे हैं। राकेश पाठक जी को आप लगातार कई चैनलों पर देखते होंगे, 3 दशकों का अनुभव है, कई अखबारों के संपादक रहे, मध्य प्रदेश के अखबारों के, और अपना उनका एक चैनल है कर्मवीर, उसके संपादक है। तो आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। शुरुआत हम राकेश पाठक जी, आप भोपाल से हैं, भोपाल में हैं, इसलिए आपसे ही करते हैं कि इस लिस्ट के मायने अलग अलग ढंग से समझने की कोशिश हो रही है, विश्लेषण हो रहा है। आप इस लिस्ट के मायने क्या निकालते हैं? सियासत के कदम तू न समझेगा, सियासत तू अभी नादान है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की राजनीति को लेकर हम ये कह सकते हैं कि सचमुच उनकी राजनीति इतनी मसलहत आमेज है, उन्हें एक शौक है जिसको कहना चाहिए सरप्राइज ट्रीटमेंट करने का। एक तलित समरतंत्र कहते हैं इसको सैन्य विज्ञान की भाषा में, कि बिजली की तरह कौंध कर कोई वे काम करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वे दुनिया को सरप्राइज दे रहे हैं, कोई मास्टर स्ट्रोक मार रहे हैं, लेकिन पिछले कई सालों से उनके मास्टर स्ट्रोक लगातार फेल हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में अगर कल की इस सूची को देखें, 39 और 39, अब ये दूसरी सूची भी 39 किया गई। एक बात तो यह है कि इन 78 सीटों में से 2018 में 75 सीटों पर बीजेपी चुनाव हारी थी, सिर्फ 3 सीटों पर बीजेपी ने चुनाव जीता था। केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों, कुल मिलाकर 7 सांसदों को चुनाव लड़ाया जाना एक बहुत बड़ा चौंकाने वाला कदम है। प्रथम दृष्टया ये लगता है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और उनकी पार्टी मध्य प्रदेश की जमीनी हकीकत से 2-4 हो चुकी है। उसे मालूम है कि यहां स्थितियां अच्छी नहीं है,
इसलिए ऐसे जोखिम भरे कदम उठाए हैं कि जो नरेंद्र सिंह तोमर मुरैना श्योपुर संसदीय सीट से सांसद हैं, उन्हें दिल्ली से विधानसभा का चुनाव लड़ने को कहा गया है। आपने अपने इंट्रो में बता दिया कौन कितने साल बाद चुनाव लड़ेगा। नंबर एक, अभी मेरा पहला कमेंट यह है कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में अपनी क्षीण होती संभावनाओं को लेकर बेहद चिंतित है, इसलिए यह कदम उठाया गया है। दूसरी बात, इसमें एक बिटवीन द लाइंस ये भी देखना होगा जी कि जिन लोगों के नाम आए इन सबके पुत्र भी दावेदार थे। नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे रामू, वे ग्वालियर पूर्व सीट से दावा कर रहे थे। आकाश विजयवर्गीय का आपने जिक्र किया ही है। इन सब लोगों की उम्मीदों पर, इनके सपनों पर भी पानी फिर गया है। मुझे ऐसा लगता है अमित शाह, नरेंद्र मोदी ने ये चुनौती दी है कि तुम लोग छत्रप हो अपने अपने क्षेत्र के, तो पहले खुद जीत कर आओ विधानसभा का चुनाव और आसपास की 2-4 सीटों का जिम्मा भी लो। लेकिन आगे चलकर क्या तस्वीर रुख बदलती है, इसे देखने के लिए इस बात का इंतजार करना पड़ेगा कि इन लोगों के नाम आने से अजीत जी, जिन लोगों की दावेदारी इन सीटों पर थी, जो कार्यकर्ता थे या पूर्व विधायक थे या वर्तमान विधायक थे, हारे हुए विधायक थे अभी उपचुनाव में, वे किस तरफ बैठते हैं, उनका ऊंट किस करवट बैठता है। जी अजीत जी। जी, एक बार अब जरा अशोक वानखेड़े को शामिल करता हूं। अशोक जी, इसमें वही जो मैंने कहा कि कोई 33 साल से विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा, फग्गन सिंह कुलस्ते वो हैं, राकेश सिंह 4 बार के सांसद, उन्हें भेज दिया। नरेंद्र तोमर जो यहां दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में 9 साल से ज्यादा हो गए। और जो एक बात कही राकेश पाठक जी ने कि ये टास्क दे दिया गया कि खुद जीत के आओ, बड़े बड़े दिग्गज हो तो, और 4-6-10 सीटों पर जिताओ। ये तो तभी होता है जब लगता है कि जमीन खिसक गई। लास्ट ऑप्शन ये भी ट्राई करो कि इन सबको दिल्ली से भेजो, और अगर जीत गए तो क्या होगा, और यहां से क्या राजनीति को किस तरह से देखते हैं अशोक? देखिए अजीत जी, मैं बहुत ही स्ट्रेट बोलता हूं, भाजपा को ये बात समझ में आ गई है कि मध्य प्रदेश उनके हाथ से चला गया है। ये दिया बुझने के पहले की जो फड़फड़ाहट है, ये फड़फड़ाहट मैं मानता हूं, ये जो 39 सीटें हैं, सही कहा पाठक जी ने। ये जो पहली लिस्ट और दूसरी लिस्ट जोड़े तो उसमें मात्र 3 सीटें इनके पास थी। अब ताज्जुब की बात है कि मात्र जो 3 सीटें इन्होंने जीती थी, वो तीनों सीटों पे इन्होंने उम्मीदवार बदले। जो एक सीट है मैहर की, वहां नारायण त्रिपाठी जीते थे, उनके जगह उन्होंने श्रीकांत चतुर्वेदी को उतारा क्योंकि त्रिपाठी जी शायद अलग राजनीतिक दल की घोषणा कर चुके हैं। सिद्धि में केदारनाथ शुक्ल थे, ये वो पेशाब कांड वाला जो कांड हुआ मध्य प्रदेश में, हाँ, उन्हीं के तरफ जाते हैं सूत्र, तो वो उसमें चले गए। लेकिन जो मुझे सबसे सरप्राइजिंग जो लग गया वो है प्रहलाद पटेल की सीट, नरसिंहपुर में प्रहलाद पटेल जिस सीट पे लड़ रहे हैं वो और बीजेपी के पास सीट है और अच्छे खासे मार्जिन, हाँ, उन्हें, और 14,000 से वो सीट, बिल्कुल, और ये जो 14,000 करीब 14,900 मतलब 15,000 से ये सीट जीती है उन्होंने। यदि 15,000 से बीजेपी ने पिछली बार सीट जीती, ये उनकी घर की सीट है, इसमें प्रहलाद पटेल को उतारना, इसका मतलब सीधा एक ओबीसी खड़ा कर दिया आपने। अब मामा के दिन बिल्कुल गिन के हो गए। तोमर साहब को मैं इसलिए मानता हूं कि तोमर को इसलिए उतारा होगा, तोमर जी को, क्योंकि पूरे उस क्षेत्र में जहां से राकेश जी तो उस क्षेत्र के वो ज्यादा उसमें अच्छा प्रकाश डाल पाएंगे, लेकिन जो मैं आकलन कर पा रहा हूं वहां पे सिंधिया की टीम और बीजेपी की पुरानी टीम, इसमें जो टकराव है, इस टकराव के कारण वहां बीजेपी को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। 52 साल बाद ग्वालियर का मेयर कांग्रेस को मिला है, बीजेपी के हाथ से चला गया। तो ये तमाम चीजों को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने, भाजपा ने ये सारा एक्सरसाइज किया, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन कई जगह ताज्जुब भी लगता है। ताज्जुब इसलिए लगता है कि भाजपा ने कई लोगों को रिपीट किया। इसमें कम से कम ये जो 39 सीट्स है, इसमें 31 सीटें बदली गई, जो पिछले प्रत्याशी उनको नहीं दिया, और जिनको रिपीट किया है उनका परफॉर्मेंस मुझे समझ में नहीं आया कि उनको रिपीट क्यों किया है। सरदार सिंह मेड़ा धार से, जो गंधावनी धार सीट है, वो पिछली बार 38,000 से हार गए थे, उनको रिपीट किया। फिर उसके बाद देपालपुर का तो मैं समझ सकता हूं कि 9,000 का लीड है, वो तो कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन दुर्गालाल विजय शोपुर 41,000 से हारे थे, फिर उनको रिपीट किया। वैसा ही शाजापुर अरुण भीमावत 44,900 से हारे थे, उनको रिपीट किया। इसका मतलब या तो इनके पास अब जो पहली लिस्ट आने के बाद जो विद्रोह हुआ,
और वो पहली लिस्ट के विद्रोह में ऐसा ऑर्डिनरी विद्रोह नहीं हुआ, लोगों ने ऑफिस तोड़े, मारा कूटी हुई, कपड़े फाड़े गए, गोलियां चली। तो इस विद्रोह को देख के कहीं ना कहीं पार्टी बैकफुट पे भी है। कोई लोग बिल्कुल 40,000 से हार गए, उसको भी रिपीट कर रहे हैं, या तो आपके पास माल नहीं, वहां पे बिल्कुल लोग नहीं है क्योंकि आपने डेवलप नहीं होने दिए, या फिर आपकी मजबूरी है कि उनका विद्रोह आप झेल नहीं पाओगे। तो कुल मिला के पहली ये जो दूसरी लिस्ट आई है, ये मुझे दयनीय लिस्ट दिखती है। ऐसा एक्सपेरिमेंट उन्होंने बंगाल में किया था, जो सांसद को उतारा था सब हार गए थे चुनाव, कईयों के डिपॉजिट जब्त हो गए थे। यहाँ पे जरूरी नहीं कि जो 7 सांसद उतारे गए हैं वो आपके जीत जाएंगे। एक सीट को जो बाबुल सुप्रियो स्टार थे वो गए थे, बाबुल सुप्रियो सही कहा बंगाल का। लेकिन एक काउंटर सवाल है अशोक, जिसका जिक्र इशारा राकेश पाठक जी ने भी किया। ये लिस्ट इस बात की भी तस्दीक करती है, डर बेचैनी तो होगी, लेकिन ये भी कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की पूरा कंट्रोल हो, तो ऐसे भी कंट्रोल ले लेते, पूरा कंट्रोल ले लिया शिवराज से, और उसके बाद उनमें से 3 दावेदारों को भी भेज दिया जो खुद नरेंद्र सिंह तोमर जैसे लोग दावेदारी मानते रहे। तो ऐसे मुख्यमंत्री पद की, तो ऐसे लोग एकदम यहां से ये पूरा नियंत्रण ले लेना। और एक जोड़ देता हूं जिसका जिक्र राकेश पाठक जी ने सुबह बातचीत में कहा, तो आज अखबारों में देख रहा हूं कि जिस लाडली बहन योजना पर एकदम कहें तो शिवराज सिंह चौहान पूरा बैंक कर रहे हैं, डिपेंड कर रहे हैं, और 1000 से 1500 तक की बात आ रही है, 1250 ट्रांसफर हो गया, और उन्हें लगता है कि यही योजना हमें बचा सकती है, और तरह तरह के इवेंट में एकदम गिली गिली पासा जादूगर टाइप से वो उसका ऐलान कर रहे हैं, उसका जिक्र ना करना और कंट्रोल लेना। तो इसका मतलब मोदी और शाह को लग गया कि अब वहां कुछ नहीं है, हम हार जाएंगे, तो अब ये लास्ट रिसोर्ट ये भी देखो कि मंत्री सांसद को उतारो। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है कि पूरा कंट्रोल उन्होंने ले लिया है और सारा अब दिल्ली तय कर लिया। मध्य प्रदेश वालों के हाथ में कुछ नहीं है, महाराज के हाथ में भी कुछ नहीं है। ज्योतिरादित्य तो बड़े आशा से गए थे, लेकिन ज्योतिरादित्य को उनके कुछ टिकट कटे भी हैं। तो इमरती देवी का एक सरप्राइजिंग टिकट है, मुझे लगता है इसके लिए महाराज को बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी होगी। इमरती देवी की सीट वहां पे 57,000 से हारे थे डाबरा में, फिर इमरती देवी को दिया, इमरती देवी खुद ही हारी थी। अब फिर उसको देके मुझे लगता है कई सीटें तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने बिल्कुल ये तय कर लिया कि अब इनमें से ये तो आ ही नहीं रही हमारे पास। लेकिन अभी देखना है कि जो बीजेपी ने सीटें जीती थी उसमें क्या करेंगे। ये जो आज मालवा जो बीजेपी का गढ़ हुआ करता था, जिसको छेद किया था पिछली बार कांग्रेस ने, उस मालवा की उज्जैन और इंदौर पकड़ के 10 सीटें हैं। अभी इन 10 सीटों पे ऐलान हुआ, जैसा धार भी है, आपका देपालपुर भी है, आपका इंदौर भी है। इंदौर में बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि कांग्रेस की इंदौर में एक सीट थी और वो बड़ी धाकड़ सीट मानी जाती है, शुक्ला की, यंग लड़का है, और उसके पिताजी बीजेपी के जनसंघ के समय से बीजेपी के साथ थे। उनके एक बड़े भाई भी बीजेपी से चुनाव लड़े थे, लेकिन शुक्ला जी कांग्रेस के साथ आ गए और उन्होंने एक ब्राह्मण फेस माना जाता है इंदौर में, संजय शुक्ला, और उन्होंने हाँ संजय शुक्ला ने करीब करीब ये सीट 10,000 से जीती थी। वहां सीधा कैलाश को उतारना कैलाश के लिए बहुत इज्जत का सवाल होगा, क्योंकि इन 5 सालों में संजय ने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में मेहनत बहुत की। तो यदि ये मेहनत संजय की, और ये यदि कैलाश इधर हार गए तो कैलाश के राजनीतिक करियर को बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उतरेगा। दूसरी बात, कैलाश के बेटे को लेके कई कंप्लेंट्स थी, तो मुझे लगता है कि कैलाश को टिकट देके बेटे का पत्ता कट गया, क्योंकि बेटा और बाप को टिकट किसी हालत में इंदौर में रिपीट नहीं होगा। इंदौर की राजनीति भी बहुत उफान पे है अभी। इंदौर में विद्रोह बहुत हुआ है। भैरव सिंह जो वहां पे भंवर शेखावत है, वो रहते इंदौर में है लेकिन पास वाली सीट में लड़ते थे, उन्होंने तो कांग्रेस ज्वाइन कर ली। वहां सत्यनारायण सत्तन से लेकर तमाम बड़े इंदौर के कद्दावर नेता, इवन सुमित्रा महाजन ने भी विरोध के स्वर दिए हैं, जो लोकल मीडिया में उन्होंने लगातार इंटरव्यू दिए हैं। तो इंदौर संभालना बहुत मुश्किल होगा। और इस बार 2 नंबर पे कैलाश विजयवर्गीय खासम खास जो हमेशा लड़ते आ रहे हैं वो लड़ेंगे, और कैलाश यदि लड़ जाते हैं तो ये कैलाश ये लड़वाने वाले थे। कैलाश के जिम्मे उज्जैन से लेकर रतलाम तक और वहां मंदसौर तक, वहां तक कैलाश चुनाव लड़वाता था। यदि कैलाश उलझ गए 1 नंबर में अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में, तो फिर कैलाश के लिए बाकी जगह जाना भी बहुत मुश्किल होगा। इसका मतलब अब कैलाश को भी वहां पे पैर पर कटे हैं कैलाश के। तोमर जी के लिए सिर्फ अपनी सीट निकालना ये नहीं है, जरूरी नहीं। जैसा आपने खुद कहा ओपनिंग में, तोमर जी को पूरा भिंड, मुरैना, ग्वालियर, ये जो रीजन है टोटल, ये तोमर जी को दिखाना होगा कि ये वो साथ में लेके आते, क्योंकि पिछली बार जब कांग्रेस जीती थी तो 22 सीटें इस क्षेत्र से ज्योतिरादित्य ले आए थे, और ज्योतिरादित्य लगातार कह रहे थे कि मैं 22 सीटें लेके आया हूं और मुझे कुछ मिल नहीं रहा है।
हाँ, उसी पर आते हैं जरा राकेश पाठक जी। चूंकि आप भिंड, मुरैना, ग्वालियर को बारीकी से समझते अशोक भी हैं। इंदौर की व्याख्या इसलिए उन्होंने दिलचस्पी से की, इंदौर के रहने वाले हैं, लेकिन मध्य प्रदेश को आप दोनों लोग मुझसे 100 गुना बेहतर जानते हैं। राकेश पाठक जी, दो पहलू है। एक पहलू कि ये होता है ना कि अंतिम ब्रह्मास्त्र चल देना, कि हमारे ये 7 लोग 7 दिशा में अलग अलग जगह के, जिसमें 3 मंत्री और 5 बार का सांसद, 6 बार का सांसद, 33 साल से जो विधानसभा चुनाव ही नहीं लड़ा। जैसे प्रहलाद पटेल का बयान देख रहा हूं कि मैं पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहा हूं। विजय वर्गीय का बयान देख रहा हूं रात में या सुबह में भी, कि मुझे तो पता ही नहीं था। मैं आश्चर्यचकित हो गया जब मुझे पार्टी ने कहा कि कोई काम देने वाले हैं। मुझे लगा पता नहीं क्या काम देने वाले हैं, अचानक लिस्ट में नाम आ गई। तो इसको एक तो डर और लास्ट अंतिम ब्रह्मास्त्र कि ये भी चल के देखते हैं। लेकिन उस डर के पीछे इसका मतलब बहुत बेचैनी तो है कि आपने सांसदों को उन सीट से, हारी हुई सीट से उतार दिया, जो 39 में से 3 से पिछली बार जीते। तो ये तो इस जोखिम में ये जाके क्या बदल देंगे गेम? अजीत जी, हारी हुई नहीं, जीती हुई सीटों पर उतार दिया है सांसदों को। भाई जो 3 जीती थी उनमें से अशोक भाई ने भी गिरा दिया। मैं थोड़ा सा और जैसे है, बिल्कुल। हाँ, ये भाई जीती हुई सीट थी, आपने बदल दी। रीता पाठक और रीति पाठक जी। मैं एक दो जो नाम है उनमें से थोड़ा सा जिक्र कर लेता हूं। अशोक भाई ने भी जिक्र किया। भिंड जिले में एक सीट है लाहार। 7 बार से डॉक्टर गोविंद सिंह वहां चुनाव जीत रहे हैं, जो लीडर अपोजिशन है इस वक्त। वहां पर अम्बरीश शर्मा कुड्डू को टिकट दिया है बीजेपी ने। वे 2 बार पहले भी बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। एक बार उनको अजीत जी 3000 वोट मिले थे, एक बार उनको 8300 वोट मिले। अब तीसरी बार बीजेपी ने फिर से उन्हें टिकट दिया है। ग्वालियर जिले पर आते हैं। इमरती देवी का टिकट उपचुनाव में हारने के बावजूद हुआ है। ये हमारे महाराज, हम तो ग्वालियर के इसलिए हमारे महाराज हैं वे, ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए संतोष की बात है कि पहली सूची में उनके एक खासम खास गोवध से रणवीर जाटव का टिकट कट गया था। लेकिन इस सूची में रघुराज कंसाना मुरैना से, इमरती देवी और एक चौंकाने वाला नाम भितरवार सीट से मोहन सिंह राठौर का है। वहां पर लाखन सिंह 5 बार से लगातार दिग्विजय सिंह के खेमे के हैं। वे 5 बार से लगातार चुनाव जीत रहे हैं। मोहन सिंह राठौर एक बार निर्दलीय चुनाव लड़े थे, अब शायद बसपा से लड़े थे, 6000-7000 वोट आए थे। लेकिन इस सूची से ज्योतिरादित्य सिंधिया संतुष्ट हो सकते हैं कि वे अपने कुछ लोगों को टिकट दिलाने में सफल रहे हैं। मैं आपके ब्रह्मास्त्र पर बाद में आऊंगा अजीत जी। थोड़ा सा ग्वालियर चंबल की तस्वीर को साफ कर दूं। अशोक बाबू ने कहा कि ग्वालियर का मेयर का चुनाव जीता कांग्रेस ने 50 साल बाद, 52 साल बाद। मुरैना में मेयर का चुनाव कांग्रेस जीती है सर, जहां से जो नरेंद्र तोमर सांसद हैं खुद। और भिंड, मुरैना, ग्वालियर, श्योपुर, दतिया, गुना, शिवपुरी, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ है, सिंधिया राजघराने का गढ़ है। वहां पर ग्वालियर में मेयर का चुनाव कांग्रेस का जीतना, मुरैना में जीतना, स्थानीय निकाय के चुनाव में भिंड, मुरैना, दतिया इत्यादि में, तमाम सारी नगर पालिकाओं में भी कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन कर चुकी है। और ये कब हुआ है? ये ज्योतिरादित्य सिंधिया के दल बदल के बाद हुआ। यानी उनके कांग्रेस में रहते, माधवराव सिंधिया के कांग्रेस में रहते, ग्वालियर के महापौर का चुनाव कांग्रेस नहीं जीत पाई आधी सदी। यानी उनके जाने के बाद हो सकता है कांग्रेस मुक्त हो गई सिंधिया की छाया से। 2020 में उनके दल बदल के बाद से चंबल में बहुत पानी बह चुका है अब तक। अब सिंधिया जी के सामने असली चुनौती पहली तो ये थी कि वे अपने लोगों को टिकट दिला पाए, तो वे संतुष्ट हो सकते हैं कि अभी दूसरी सूची में वे दिला पाए। अभी उनके और 7 साल बाकी है, जिन्हें टिकट मिलना है। अब आपके ब्रह्मास्त्र पर आते हैं। मुझे अभी भी लगता है कि नरेंद्र मोदी के तर्कश में एक आध और ऐसा तीर बाकी है, जो ऐन चुनाव से पहले वे पोखरण टाइप का कोई विस्फोट कर सकते हैं। वे प्रयोग धर्मी है, हम सब जानते हैं। ऐन चुनाव के पहले उत्तराखंड में, गुजरात में मुख्यमंत्री बदल देते हैं। मुख्यमंत्री को सुबह अजीत अंजुम साहब के चैनल से पता चलता है कि मुख्यमंत्री नहीं रहा। तो ऐसा भी मध्य प्रदेश में हो सकता है। मैं एक संभावना सिर्फ छोड़कर जा रहा हूं आपके पास। शिवराज सिंह चौहान का नाम अब तक घोषित नहीं हुआ है। कोई विशेष कारण नहीं है कि शिवराज सिंह विधानसभा का चुनाव न लड़ें। यह भी नहीं है कि वे कमलनाथ की तरह बहुमत आने के बाद किसी सीट से उपचुनाव लड़ेंगे, जैसे कमलनाथ पिछली बार उपचुनाव लड़े, एक अपने सहयोगी सीट खारिज करा के। तो ये जो मुझे कुछ संभावनाएं हैं जिन्हें टटोलने के लिए मैंने अपने दर्शकों तक भी पहुंचाया कि शिवराज सिंह चौहान अपने राजनीतिक जीवन की सबसे कठिन पारी खेल रहे हैं। आपने लाली बहना का किया। नरेंद्र मोदी जी अपने भाषण में महिला आरक्षण की बात करते रहे, महिला उत्थान संबंधी केंद्रीय सरकार की जो योजना है उनका बखान करते रहे।
लेकिन शिवराज सिंह जिस नाव में बैठकर वैतरणी पार करना चाहते हैं, उस नाव का उल्लेख भी नहीं किया उन्होंने। पूरा मध्य प्रदेश हटा पड़ा है होर्डिंग से, 10 तारीख आ रही है, बहना चिंता मत करना, भैया पैसे भेज रहा है, और उस भैया की योजना का और उस भैया का नरेंद्र मोदी ने जिक्र नहीं किया। राजनीति में कोई भी चीज अनायास या अनजाने में नहीं होती। खास तौर से नरेंद्र मोदी जैसे राजनेता सब कुछ सोच समझकर करते हैं। शिवराज सिंह चौहान का नाम न लेना, उनकी योजना का नाम न लेना और उसके अगले ही दिन समानांतर कद के 5 और उम्मीदवार उतार देना, यानी मुख्यमंत्री की दौड़ में आप सेम डे हो गया सर ना, कल ही भाषण और क्षमा कीजिए, सेम डे, जी बिल्कुल सेम डे हो गया। एक बात और कहना चाहता हूं, आपने कहा कि उन्होंने कंट्रोल में ले लिया है अमित शाह और नरेंद्र मोदी में। मेरा आकलन यह है कि जिस तरह से पिछले 30-35 दिन में बड़ी बगावत हुई है बीजेपी में, बड़े बड़े कद्दावर नेता 1,000 गाड़ियां लेकर कांग्रेस प्रवेश कर रहे हैं, लोग मुखर होकर बोल रहे हैं, उसके कारण से खास तौर से अमित शाह, नरेंद्र मोदी की मैं नहीं जानता, लेकिन अमित शाह बेहद नाराज थे मध्य प्रदेश के क्षेत्रीय नेतृत्व से। उसमें एक नाम हमारी आपकी चर्चा में अब तक बचा हुआ है, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा। वे मूलतः मुरैना के रहने वाले हैं, जी सांसद वे खजुराहो से। ये उनके लिए भी चुनौती है कि उनके क्षेत्र में अब नरेंद्र सिंह तोमर को विधायक का टिकट दिया जा रहा है। 2-2.5 साल पहले जब दल बदल हुआ, उसके बाद विष्णुदत्त शर्मा स्वयं मुख्यमंत्री का बनने का सपना देखने लगे थे। अब उनके ही गढ़ में नरेंद्र सिंह जो सांसद है, उन्हें विधायक का टिकट दे दिया गया। एक बात और मैं आखिरी जोड़ना चाहता हूं, बगावत की स्थिति ये थी, और भारतीय जनता पार्टी में सिंधिया जी की क्या स्थिति है, इसका एक संकेत आपको देता हूं। अरुण भीमावत का नाम लिया अशोक जी ने, शाहजहांपुर से उनका टिकट घोषित हुआ है। वे कितने वोटों से हारे थे ये भी उन्होंने बताया। लेकिन एक बात आपको याद दिला देता हूं, ज्योतिरादित्य सिंधिया को मंच से नामर्द कहने वाला कोई अगर आदमी है तो वो अरुण भीमावत है। सर्च कर लीजिएगा, अभी 3 महीने पहले अरुण भीमावत ने यह कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसा नामर्द हमारे साथ आ गया, इसलिए हमारी सरकार बनी है। सिंधिया जी जिस पार्टी में हैं, उस पार्टी का एक नेता उन्हें नामर्द कहता है और विधायक का टिकट भी ले आता है। अब कौन सा सम्मान सिंधिया जी का इस पार्टी में हो रहा है हम नहीं जानते, और कौन कौन क्या कह चुका है उसको यहां दोहराना भी ठीक नहीं है। पर भारतीय जनता पार्टी में उन्हें इतना कुछ सुनना पड़ रहा है, तो एक संक्रमण काल ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी चल रहा है। उनकी भी अग्नि परीक्षा चल रही है कि वे नवंबर तक अपने मान सम्मान को कैसे बचा के रख पाते हैं। और ग्वालियर चंबल में जिस तरह की सिंधिया विरोधी हवा है, उपचुनाव के रिजल्ट भी एक बार हम रिमाइंड कर लें अजीत जी। ग्वालियर जिले में 3 सीटें थी, शहर की दोनों सीटों पर, शहर की एक पर और एक ग्रामीण की, इमरती देवी। ज्योतिरादित्य सिंधिया का अपना प्रत्याशी मुन्ना लाल गोयल ग्वालियर पूर्व विधानसभा में हार गया, जहां उनका जयविलास प्रसाद है 150-200 साल से। इमरती देवी चुनाव हार गई। मुरैना में कांग्रेस के बीजेपी के प्रत्याशी हार गए जो दल बदल करके आए थे। भिंड की 2 में से 1 सीट पर बीजेपी हार गई, 1 कांग्रेस जीती। गुना शिवपुरी में उनके प्रत्याशी हार गए। ये उपचुनाव में हो चुका है, अब तो ये पूरा आम चुनाव है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी अग्नि परीक्षा है। अब एक काउंटर उसके बाद अशोक जी के पास आ, तो इसका मतलब ये भी हुआ ना कि अच्छा पहले ये बताइए, क्या ये अफवाह है या चर्चा है? ये कुछ चर्चाएं हो रही है, हो सकता है अगली लिस्ट में ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी नाम हो जाए, जाओ तुम भी लड़ो विधानसभा, क्या ऐसी चर्चा है? एक बात। और दूसरी बात कि इसका मतलब भाई ज्योतिरादित्य सिंधिया के 20 विधायक आए, कमलनाथ की सरकार गिरी, सरकार में साझेदारी हुई, ज्योतिरादित्य सिंधिया आकर दिल्ली में केंद्र में मंत्री बन गए। अब नरेंद्र सिंह तोमर को उस इलाके में बिठा देना, जाकर विधानसभा चुनाव 15 साल बाद लड़ो, तो ये एक तो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया पर अब भरोसा नहीं है, उनके जो लोग आए उनका क्या होगा पता नहीं। क्या ये मान लिया जाए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बहुत कमजोर विकेट पर अब है आज की तारीख में बीजेपी में? और क्या ये जिसका मैंने शुरू में कहा, क्या उन्हें भी भेजा जा सकता है कि जाओ आप भी लड़ो? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हो कुछ भी सकता है। आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, कल मैंने भी रात को एक ट्वीट किया था, फेसबुक पर भी लिखा, मैंने तो ज्योतिरादित्य सिंधिया क्यों, मैं तो माननीय नरेंद्र मोदी की भी उम्मीद कर रहा हूं। मैंने एक ही लाइन लिखी थी कि इस सूची में माननीय और महाराज 2 ही नाम रह गए हैं शेष, वे भी होते तो और बेहतर होता। माननीय मैं हमेशा मोदी जी को लिखता हूं बिना नाम लिखे। तो मुझे ऐसा लगता है कि चौंकाने वाले घटनाक्रम के रूप में ज्योतिरादित्य सिंधिया को ग्वालियर में अभी कई सीटें खाली हैं, प्रद्युम्न सिंह तोमर उनके खासम खास, उनका नाम अब तक घोषित नहीं हुआ, जो उपचुनाव में भी बहुत अच्छे वोटों से चुनाव जीते थे, वहां से भी हो सकता है।
हमारे भोपाल अंचल में और मालवा अंचल में अशोक भाई के कई ऐसे लोग हैं जो सिंधिया समर्थक हैं। डॉक्टर प्रभुराम चौधरी उपचुनाव 60,000 वोटों से जीते थे। उनकी सीट से महाराज को लड़ाया जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वे कमजोर विकेट पर हैं, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। उनके बारे में बीजेपी के ही नेता इतने अनर्गल बातें कहते हैं और उन्हें सुनना पड़ रहा है। हम नहीं जानते वे चुनाव लड़ेंगे कि नहीं, लेकिन अगर वे लड़ते हैं तो और ज्यादा दिलचस्प हो जाएगा ग्वालियर चंबल का नजारा। अब अशोक ये बताइए, जैसे यहां भी देख रहा हूं कुछ अखबारों में खबर है, जैसे अमर उजाला में है, शिवराज के लिए खतरे की घंटी, नए नेतृत्व के संकेत, और शिवराज के भविष्य को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। मुख्यमंत्री पद का चेहरा तो नहीं बनाने की बात है ही, नाम नहीं है, प्रधानमंत्री ने चर्चा नहीं की, जैसा जिक्र किया राकेश पाठक जी ने। तो इस फैसले के बाद शिवराज सिंह चौहान पर क्या बीत रही होगी, और अगर उन्हें अनिश्चितता दिखेगी तो उनकी भूमिका में कोई बदलाव अंदर खाने हो सकता है? उनको लगेगा भाई ये तो 3 दावेदार आ गए और अलग अलग इलाके के छत्रप हो गए, 20-20, 25-25 सीटों पर ये अपनी वहां पर जो भी है जैसे भी लड़ाने की कोशिश करेंगे, तो उनके नेतृत्व को चुनौती भी तो इसके साथ आ गई। कंट्रोल टोटल अगर मोदी शाह ने ले लिया तो शिवराज की प्रतिक्रिया रणनीति क्या होगी? शिवराज का यूएसपी उसका ओबीसी होना था। ओबीसी ऐसा एक वोट बैंक है जिसने बीजेपी को केंद्र में भी सत्ता लाया, कई राज्यों में भी जो बीजेपी अपने बलबूते पे आई है उसमें ओबीसी का बहुत बड़ा खेल है। ये जो सोशल इंजीनियरिंग गोविंदाचार्य कर गए उसका अभी भी फल खा रहे हैं बीजेपी वाले। तो ऐसे में यदि आप नरेंद्र सिंह तोमर को लाते हैं और वो दावेदार बनते हैं तो वो ठाकुर है। पास वाले उत्तर प्रदेश में भी आपके पास ठाकुर है। तो नरेंद्र सिंह तोमर को तो चलो मैं मानता हूं कि वो ग्वालियर मुरैना जो अभी पूरा ग्वालियर का पूरा भिंड मुरैना सबका जो लेखा जोखा बताया पाठक जी ने, उसमें एक कद्दावर नेता उतारे तो कम से कम 2-4 सीट इधर उधर हो जाती है, लेकिन खुद का मेयर ही हार गए तो किस मुंह से अब वो आगे करेंगे तो भगवान जाने। लेकिन मुझे सबसे प्रहलाद पटेल की सीट का बड़ा ताजुब लग रहा था। वो सीट बीजेपी ने अच्छी खासी जीती हुई है। मतलब ऐसा नहीं कि ये सीट कोई 14-15 हजार से बीजेपी उस कांग्रेस के जीत रही थी तब। हाँ, तो वो सीट पे प्रहलाद पटेल को उतारना, तो क्या प्रहलाद पटेल एक ऐसे ओबीसी नेता है जिनको पिच कर रही है शिवराज के सामने? क्योंकि आप किसी ब्राह्मण या ठाकुर को तो आप मध्य प्रदेश में ला नहीं सकते, आपको आदिवासी को लाना पड़ेगा या फिर आपको लाना पड़ेगा ओबीसी को। आदिवासी ऑलरेडी आपने एक राष्ट्रपति कोटे में वो कोटा आपने ऑब्लाइज कर दिया है। अब आपके पास मध्य प्रदेश में यदि ओबीसी लाना है तो प्रहलाद पटेल ये जमीन से जुड़े नेता है। उनकी नर्मदा यात्रा दिग्विजय ने बाद में की, उन्होंने पहले की थी। वो उमा भारती के बहुत करीबी थे और उमा भारती के साथ उनके साथ चले गए थे, फिर बाद में वापस आ गए बीजेपी में। तो कुल मिला के उनका एक कद है, वो केंद्र में मंत्री भी है और थोड़े नजदीकी भी माने जाते हैं अमित शाह के। ये पूरा इक्वेशन मुझे लगता है कि प्रहलाद पटेल को टिकट देना ये सीधा सीधा अब बैग पैक करने के लिए बोला गया मामा को। अब 73 कोई 75-90 दिन बचे होंगे, आप बैग पैक करके अभी रहने की व्यवस्था कर लो, कोई बंगला ढूंढ लो, क्योंकि अब मामा रिपीट नहीं होगा। एक तो लोग थक गए हैं। लोग आज आम जब कार्यकर्ता या बात करो मध्य प्रदेश में किसी भी एरिया में घूमते हुए, आप महाकौशल जाओ, आप मालवा जाओ, आप उधर जाओ, बुंदेलखंड जाओ, वहां लोग बोलते थक गए मामा से। और जो लाडली जो योजना है, देखिए ये सब घोषणाएं होती है, पैसा आता भी होगा, लेकिन जब प्रधानमंत्री जी महिला आरक्षण को लेके बिल को लेके महिमा मंडन कर रहे थे और बता रहे थे कि वो कौन सी योजनाएं करते, उसी समय जब उनका भाषण चल रहा था तो बड़वानी जिले में वहां पे एक महिला उसकी रास्ते पे प्रसूति हुई, क्योंकि एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई घर तक, इतने रास्ते में गड्ढे थे और नाले में पानी था। ये इंफ्रास्ट्रक्चर का रूरल एरिया में स्थिति है। आज भी वहां पे किसानों के लिए बहुत कुछ करने की बात होती है, लेकिन आज भी एमएसपी का रोना है, आज भी खाद का रोना है मध्य प्रदेश में अपने बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। बेरोजगारी का आलम जबरदस्त है सिर्फ, और यहाँ मंदिरों पे पैसा खर्चा हो रहा है करीब मेरे हिसाब से 10,000 करोड़ रुपए का। तो अभी आप 12-15 स्कीम चालू कर दी। एक महाकाल लोक हो गया, उसके बाद हनुमान लोक हो गया, अब आध्यात्म लोक हो गया। एक लाइन से जहां मंदिर है उनके लोग खड़े हो रहे हैं वहां पे। अभी एक मूर्ति खड़ी हो गई 105 फुट की विश्व की बड़ी मूर्ति खड़ी होने से आपको 2 टाइम की रोजी रोटी तो नहीं मिलती ना। मध्य प्रदेश की प्रायोरिटी क्या है? आज भी रूरल एरिया में कनेक्टिविटी बहुत पुअर है। आज भी हेल्थ सर्विसेज जबरदस्त डिमांड है उसमें कि उसमें बहुत सारा इंप्रूवमेंट है। ये सारी चीजें कोई ध्यान नहीं देता। एजुकेशन में भी बहुत पीछे है। भ्रष्टाचार चरम पे 50% का टैग लग चुका है। रोज भ्रष्ट अधिकारियों के नाम आते हैं, लोग पकड़े जाते हैं।
मतलब आप ताज्जुब करोगे, उज्जैन में एक प्यून पकड़ा गया, उसके घर में 20 करोड़ रुपए निकले नगर निगम का। वो पिछले 15 साल से प्यून होते हुए स्टोर कीपर का काम कर रहा था और दबा के कमा रहा था। तो ये दिखाता है कि किस लेवल तक चीजें गई है। इन सारे आरोपों के बीच चुनाव में चूंकि अब सिर्फ 2 महीने हैं, तो एक तरफ शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहन योजना में जिक्र बार बार करूंगा, यह भी एक लिटमस टेस्ट है, पता चलेगा, क्योंकि लगता है शिवराज सिंह चौहान को कि उनके पास अब यही एक योजना है जो 1250 दे रहे हैं 1500 कर देंगे। और उन्होंने जिस तरह से कहा है कि हम 1500 को 1750 करेंगे महीना, उसके पर भी नहीं रुकेगा तुम्हारा भाई, फिर 2000 करेगा, फिर उस पर भी नहीं रुकेगा भाई, फिर उसको 2250 करेगा, फिर उस पर भी नहीं रुकेगा भाई। बड़ा ड्रामेटिक ढंग से इवेंट में ये कहते हैं राकेश पाठक जी। इस पर मैंने एक आधे घंटे का वीडियो बनाया कि जैसे कबूतर निकालता है तरह तरह के, 1 निकला, 2 निकला, 3 निकला। हालांकि उसको अगर एक लाइन में देखें तो मोदी जी से सीखा। आपको याद होगा 2015 में मोदी जी ने कहा था बिहार में 60 लाख करोड़ दूं, 60,000 करोड़ दूं कि 70,000, 70,000 की 80,000, 80,000 90,000 और 1.25 लाख तक गए। उस 1.25 लाख पर आज भी सवाल है, वहां हो गए 8 साल। तो सीखा, ट्रेनिंग वहीं से हो रही है। अब शिवराज सिंह चौहान उस लाडली बहन योजना को लेकर जिस तरह से, मैं एक वीडियो देखा था राकेश जी, कई जगह वो जो बोलते, एक जगह बोल रहे तुम्हारा भाई अकेला है, तुम्हारा मामा अकेला लड़ रहा है, वो अकेला भी अपने को ये कर रहे हैं। अब उस अकेले के पीछे 5 लोग जो लगाए, जैसे जिक्र किया अशोक वानखेड़े ने, सही बात है, जो जिनका जिक्र किया पटेल साहब का, प्रहलाद सिंह पटेल का, कि 5 बार के जीते हुए सांसद, उनका भाई सिटिंग भाई है ना, जालिम सिंह पटेल, जो सिटिंग विधायक भाई है, और 2 बार के विधायक हैं, उनको भी वहां जाकर उतार दिया। तो इसका मतलब 2 है, एक है कि शिवराज सिंह को किनारे करने की हो गया, अब तुम्हारी जो भी 18 साल हो गए, और दूसरा कि शिवराज सिंह पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, अब तो हम हार जाएंगे, इसलिए ये आखिरी हथियार भी इस्तेमाल करो। इसको किस तरह से व्याख्या करते हैं? प्रहलाद पटेल और नरेंद्र सिंह तोमर भी बहुत अहम है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के करीबी है। किसान आंदोलन में 11-12 मीटिंग उन्होंने की किसानों से। उस समय कृषि कानून के जबरदस्त पक्षधर और एडवोकेसी वही कर रहे थे, तो उनकी एक हैसियत केंद्र में है। तो इसको हम थोड़ा माइक्रो लेवल पर करने की बजाय हम अगर मैक्रो लेवल पर देखें, स्टेट लेवल पर, तो इसको कैसे देखते हैं? अजीत जी, एक बात मैं इसमें पहले जोड़ना चाहता हूं। अभी जितने सांसदों को चुनाव मैदान में उतारा गया है विधानसभा के लिए, मात्र 6 महीने बाद लोकसभा चुनाव है। क्या भारतीय जनता पार्टी के पास वैकल्पिक प्रत्याशी हैं? क्या मुरैना संसदीय सीट पर, मुरैना श्योपुर पर नरेंद्र सिंह को विधायक बनने के बाद, मान लीजिए सरकार बन गई, वे मुख्यमंत्री बन गए, तो लोकसभा के लिए कोई प्रत्याशी है वहां पर? जो प्रहलाद पटेल की सीट है वहां उनके पास कोई और प्रत्याशी है? क्या ये लोग फिर से इस्तीफा देकर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे? ये एक बड़ा सियासी सवाल है। इस पर अभी कल से अब तक हमने विचार नहीं किया था। मेरे जहन में आया कि अगर ये 7 लोग जीत गए, मैं, और स्वाभाविक है ये लोग सांसद हैं, इनके लिए चुनौती जरूर है, हो सकता है विधानसभा चुनाव जीत जाए, फिर अप्रैल में कहां से प्रत्याशी ढूंढ कर लाएंगे आप लोकसभा के लिए? एक सवाल ये। अब आते हैं आपकी लाडली बहना और ये जो रेवड़ियां शिवराज सिंह चौहान बांट रहे हैं। यद्यपि अमृत काल में रेवड़ी बांटना जघन्य अपराध है, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अवतार लिया है कि वे रेवड़ी कल्चर खत्म करने आए हैं, लेकिन उनकी ही पार्टी की सरकार, उनका ही एक मुख्यमंत्री रोज रेवड़ियां बांट रहा है, रैंप शो करते हैं। आपने बनाया था रैंप वाला एक शो, हमने देखा हमने, तो कायदे से तो गलत है। मोदी जी को नाराज होना चाहिए, भाई शिवराज जी रेवड़ियां क्यों बांट रहे हो, मैं तो रेवड़ी कल्चर खत्म करने आया हूं। लेकिन इस रेवड़ी कल्चर की वजह से मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है, थोड़ा सा आपने चूंकि मैक्रो की कई बात, 6 बार कर ले चुकी है मध्य प्रदेश की सरकार। सितंबर महीने में, कल आज 26 तारीख, आज 2000 करोड़ का कर्ज लिया जाना है। आज खुले बाजार से वित्तीय संस्थाओं से ऑफर मंगाए मध्य प्रदेश सरकार ने। अजीत जी, 3,11,000 करोड़ का कर्ज बजट है मध्य प्रदेश का, बजट का जो आकार है, और 3,31,000 करोड़ का कर्ज है मध्य प्रदेश की सरकार पर। 22,000 करोड़ रुपए सालाना ब्याज अदा करती है मध्य प्रदेश सरकार। वित्त विभाग के अधिकारी और वित्त विभाग इतना परेशान है, उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि इनका पालन और क्रियान्वयन कैसे होगा। जिस तरह से ये खैरात बांटी जा रही है उसके कारण विकास कार्य बंद हो चुके हैं, ठप हैं सब कुछ। मान लीजिए यही पार्टी सरकार में आ गई तो इनका क्रियान्वयन कैसे होगा, और अगर कोई और आ गया उसके सिर पर ठीकरा फूटेगा, चाहे वो कमलनाथ हो या कोई और से नाथ हो।
इनका क्रियान्वयन असंभव हो जाएगा, मध्य प्रदेश के खजाने की वो स्थिति है। तो कुल मिलाकर एक मुट्ठी से सरकती हुई रेत को थामने के लिए नरेंद्र मोदी, अमित शाह, शिवराज सिंह चौहान सब एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। अंतिम बात यह है, क्योंकि आपने शिवराज सिंह चौहान को लेकर कहा, उनके सामने अब उतना बड़ा संकट नहीं। 4 बार मुख्यमंत्री रह लिए, भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में वे एकमात्र व्यक्ति हैं 4 बार मुख्यमंत्री रहने वाले। नरेंद्र मोदी भी 3 बार रहे। असली चुनौती नरेंद्र मोदी के सामने हो गए। अब वो पीएम हो गए, बाकी देश में कोई नहीं है जो 4 बार का हो। खुद वे भी तो मतलब उनको ये लगता है मुझसे ज्यादा बार का सीएम हो जाएगा जो 5वीं बार का। लेकिन असली चुनौती ब्रांड नरेंद्र मोदी के सामने है। कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में जो ब्रांड नरेंद्र मोदी दरक गया, वो अगर इस हिंदी हार्टलैंड में मध्य प्रदेश, भारत का दिल, हृदय प्रदेश, अगर यहां कुछ होता है, मैं छत्तीसगढ़ राजस्थान की अभी बात नहीं कर रहा हूं, ये बहुत बड़ा आघात अप्रैल मई 2024 के लिए नरेंद्र मोदी के लिए इसके सामने होगा। शिवराज सिंह चौहान का उतना बड़ा नुकसान नहीं है जितना बड़ा नुकसान मध्य प्रदेश में बीजेपी की हार से नरेंद्र मोदी को झेलना पड़ेगा। इसलिए वे हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है। राजनीतिक नैतिकता की परिसीमा में वे कुछ भी करें चुनाव जीतने के लिए, वो करना चाहिए किसी भी तरह। जी, बहुत अहम बात आपने कही। वही बात इसलिए हमने भी शुरू से जिक्र किया कि पूरी ताकत झोंककर प्रधानमंत्री मोदी ने कंट्रोल ले लिया अपने हाथ में। जब कंट्रोल ले लिया तो ऐसा नहीं हो सकता है कि मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू। हालांकि बीजेपी करती ऐसे ही है कि जहां हारती है वहां उसके बाद कोई बयान देने के लिए भी नहीं आता। 2015 में भी बिहार देखा और भी जहां जहां हार हुई कर्नाटक भी देखा। जीतने के बाद सेम डे प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह आते हैं बीजेपी मुख्यालय में, 2-4 फूल माले आते हैं और प्रधानमंत्री मोदी हाथ हिलाते हुए और 1-2 घंटे लाइव होते हैं। तो इसलिए जीतने का श्रेय लेते हैं। लेकिन कर्नाटक में झटका लगा, आपने भी जिक्र किया, हकीकत सामने है। बजरंग बली के नाम पर वोट मांगते रहे, बजरंग दल को बजरंग बली बना दिया। अब यहां आखिरी 2 महीने में जिस ढंग से मोदी और जाने वाले, अभी 7 दौरे हुए, हो सकता है 2 महीने में अभी चुनाव अधिसूचना अगर जारी होती है 7, 8, 10 अक्टूबर, उसके पहले भी है। अभी मेरे ख्याल से मैं देख रहा हूं 5 तारीख को भी छतरपुर की तरफ है और भी होगा। तो ये 2013-14 से 33 बार आ चुके हैं नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश में। किसी प्रधानमंत्री का एक राज्य में 33 बार आना 9 साल में बड़ी बात होती है। जी 33 बार आना, और उसके बाद ये सारे पत्ते खोल के झोंक देना दिल्ली से भेजकर। अशोक, ये तो सही बात है कि ये मोदी ने, अभी राजस्थान के पत्ते खुलने बाकी है। कहा जा रहा राजस्थान में भी ऐसा हो सकता है कि 2-3 सांसद मंत्री यहां से जाएं। भाई अर्जुन मेघवाल है ही, अश्विनी वैष्णव है ही, गजेंद्र सिंह शेखावत है ही, कुछ और लोग वहां भी ऐसे ही झोंके जाएं कि जाओ अलग अलग इलाके में वहां विधानसभा का चुनाव लड़ो। तो ये मोदी को लोकसभा चुनाव अप्रैल के पहले की जो बेचैनी है उसका रिफ्लेक्शन है इस विधानसभा चुनाव में। और ये विधानसभा चुनाव 2018 के विधानसभा चुनाव से अलग है, ऐसा मानते हैं कि नहीं? बिल्कुल मानता हूं। और मैं राकेश जी का ये जो पॉइंट उन्होंने किया कि ब्रांड मोदी लगातार मार खा रहा है। एक गुजरात छोड़ा तो ब्रांड मोदी कहां चला ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। बाकी जगह जुगाड़ टेक्नोलॉजी यूज करके सत्ता में है ये लोग। अब सवाल उठता है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, ये तीनों काउ बेल्ट है। ये काउ बेल्ट में यदि बीजेपी हार जाती है तो इसके बाद 2024 बहुत दूर की रहेगी। पिछली बार 29 लोकसभा सीटों में से 28 बीजेपी के पास थी। एक नकुलनाथ की छिंदवाड़ा की सीट छोड़ दी तो बाकी सारे सीट पे क्लीन स्वीप था। इस बार यदि रिवर्सल हो गया, आपके 28 में से 8 ही आ गई या 18 आ गई, तो ये 10 का भी गैप जो पड़ेगा वो कहां से लाएगा? और यदि ये आपने 7 सांसद उतारे हैं, इनमें से यदि 5 हार गए तो फिर क्या मैसेज जाएगा पूरे जनता के बीच? इसका मतलब जो आपके 28 है ये उसका 5 का लिटमस टेस्ट है। ये जो 7 उतारे आपने, चलो प्रहलाद पटेल तो जीत जाएंगे क्योंकि उनकी जीती हुई सीट है। तोमर साहब भी अब एक पूरा जोर लगा तोमर साहब की सीट निकालेगी। तो वो रीति जी जो है पाठक, वो निकाल देगी क्योंकि वो भी बीजेपी सीधी है उनके पास सीधी। लेकिन सीधी में जिसका टिकट काटा वो भी कद्दावर नेता है। यदि उसने पीछे से छेद कर दिया यदि वोट बैंक, तो वहां मारामारी होगी। क्योंकि वहां पे ये जो पेशाब कांड के बाद जो ब्राह्मण बिथरा है वहां का, और इतना बिथरा है कि आपको फिर आइन 11th आवर पे जो अभी एक्सपेंशन किया उसमें आपको रीवा से शुक्ला जी को लेना पड़ा। तो ये कहीं ना कहीं डर भी है उनको। सवाल ये है कि आप इसको मैनेज कैसे करेंगे। पिछली बार 2018 में हमने ये देखा
कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह सिर्फ देख भी दे लेते थे तो आवाज चुप हो जाती थी। इस बार अमित शाह मुझे नरेंद्र मोदी ने फोन किया हिमाचल में एक विद्रोही को, और फोन करने के बाद भी उसने बदतमीजी करते हुए चुनाव लड़ा और नहीं सुना। प्रताप मध्य प्रदेश में जिस हिसाब समथिंग नाम था, हाँ सही करे, हाँ जिस हिसाब से मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश में विद्रोह हुआ, जिस हिसाब से मध्य प्रदेश में लोग खुल के बोल रहे हैं, ये जो है नाराज बीजेपी शिवराज बीजेपी को पूछ रही है कि महाराज बीजेपी क्यों नहीं जाती बाहर। ये डायलॉग पेटेंट हो गया वहां पे। अब वो नाराज बीजेपी पूरी बीजेपी है, शिवराज बीजेपी सिर्फ शिवराज की कोटरी है जो हर संभाग में उन्होंने दो लोग छोड़ के रखे थे पैसा इकट्ठा करने के लिए। और बाकी जो है तुम्हारे महाराज बीजेपी, वो तो महाराज को तो समझ ही नहीं आ रहा है महाराज के किसी का। सही कहा राकेश जी ने, तुलसीराम सिलावट का टिकट अभी हो जाना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ? जब आप कैलाश का टिकट कर सकते हो तो तुलसी का भी टिकट कर सकते थे सावेर से। तुलसी पे अटक गए। अब क्या उनके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क पड़ा है? क्योंकि तुलसी की जगह जो सावेर में जो सोनकर लड़ रहा था उसको उन्होंने सोनकत में शिफ्ट किया। सोनकत में भयानक विद्रोह है उस सावरकर के खिलाफ, सावरकर बोला सोनकर के खिलाफ। अब वो सोनकर फिर वापस यदि यहाँ लाना है तो फिर तुलसी को काटना पड़ेगा। ऐसे कई इतने पेच फंसे हैं मध्य प्रदेश में, और उन पेच से ये निकल नहीं पा रहे। ये जिसको मास्टर स्ट्रोक कह रहे हैं, ये फड़फड़ाता दिया है। दिया बुझने के पहले बहुत फड़फड़ाता है, लो बड़ी हो जाती, लगता है कि अरे दिया तो बड़ा स्ट्रांग हो गया, क्या मालूम है अब ये बुझने वाला है। ये कितना भी प्रयास करे, मुझे नहीं लगता कि मध्य प्रदेश में इन तमाम चीजों से, जो आपने 3 सीटें आपके पास थी 39 में से, वो तीनों सीटें आपने बदल दी। हो सकता है उसमें कुछ कारण हो, तीनों कारण वैलिड हो, लेकिन बाकी जो आपके पास तो सीटें नहीं थी उसमें आपने सांसद उतारे। कुछ जगह 40-40 हजार हारने के बाद भी ऐसे 7 लोग हैं आपने रिपीट किए बड़े मार्जिन से हारने के बाद। उसमें 2-3 सीटें जो 1900 से हारी थी वो तो हो चलो निकल सकती है, लेकिन बाकी सीटें तो इतने बड़ी बड़ी गैप के साथ क्यों उतारी ये समझ में नहीं आता। आपने पूर्व विधायक 2018 में जिन विधायकों को टिकट काटा था उनको ऐसे विधायकों को भी उतारा है 39 में। इसका मतलब आपके पास लोग भी नहीं है, आपके पास नया नेतृत्व नहीं है, आपको फिर पुराने पे जाना पड़ रहा है। तो ये कुल मिला के ये लिस्ट का यदि सीट वाइज यदि विश्लेषण करे तो ये बीजेपी की मजबूरी ज्यादा दिखाई देती है। इसमें मुझे कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं दिखाई देता, ये मजबूरी है क्योंकि इसके सिवा और कोई माल है नहीं। और जो ये माल उतार देंगे, यदि हुकुम के पत्ते सारे आप डाल दोगे तो फिर आपका दाव पहले ही झटके में सिमटने वाला है, क्योंकि हुकुम का पत्ता तो आदमी अपने पास रखता है, बाद में खेलता है। इन्होंने हुकुम के पत्ते पहले ही दूसरे लिस्ट में डाल दिए, 7 पत्ते जिसमें 3 मंत्री उतारे। ये बहुत मुझे लगता है कि एक रिस्क लिया है, लेकिन इसके सिवा उनके पास था क्या? बीजेपी के पास था क्या? मोदी जी और अमित शाह के पास था क्या? यही है जो बचा है। अब एक सवाल उठता है, जैसे मैं कुछ तस्वीरें देख रहा था राकेश जी सुबह किसी चैनल पर, कि कैलाश विजयवर्गीय के समर्थक उनके घर के बाहर नारा लगा रहे थे कि हमारा सीएम कैसा हो, कैलाश विजयवर्गीय जैसा हो। अभी तो इंदौर की झांकी, इंदौर तो झांकी है, पूरा मध्य प्रदेश बाकी है। तो मुख्यमंत्री की दावेदारी के विजुअल उनके घर के बाहर लड्डू मिठाई के साथ। नरेंद्र सिंह तोमर के समर्थकों की भी इस तरह की तस्वीरें आ रही है। वैसे ही जो बाकी जो है, प्रहलाद सिंह पटेल के समर्थक भी बहुत खुश हैं, सब लड्डू मिठाई बांट रहे हैं। फग्गन सिंह कुलस्ते को लग रहा है आदिवासी नेता हैं, लगातार सांसद चुने गए हैं। और एक बीजेपी की पॉलिटिक्स भी है, थोड़ा एससी एसटी दलित पिछड़ा आदिवासी, वो भी अपने को मान सकते हैं कि भाई हम क्यों नहीं, भाई 90 के बाद आदमी अपनी विधानसभा में चुनाव लड़ने जा रहा है, लगातार के सांसद। तो इन सब के बीच ये भी तो हो सकता है, जब शिवराज जी को लगेगा, हम लोग ये सब आकलन कर रहे हैं, उन्हें लगेगा कि भाई ये सब तो इसलिए भेज दिया गया है ताकि अगर जीत गए तो ये हमारा पत्ता साफ हो जाएगा, हमारी कुर्सी चली जाएगी। तो कुछ इसका दूसरा भी असर हो सकता है क्या, कि थोड़ी डोर खींच लो जो भी है यार, अब लड़ाओ, जिताओ तुम्हारा, अब जिता के दिखाओ, बात तो यही है, जिता के दिखाओ फग्गन सिंह कुलस्ते, अब जिता के दिखाओ प्रहलाद पटेल। आप सही कह रहे हैं। कल शाम को जब सूची आई थी तब मैं एक चैनल पर था, तब मैंने ये संभावना कल रात को ही 8:30 बजे व्यक्त कर दी थी कि अगर उन्हें लग रहा है कि अब मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे ये दोनों लोग, दोनों महापुरुष, तो क्यों ना कुछ ऐसा इस जाजम पर, इस बिसात पर पासा फेंक दिया जाए कि पूरी बिसात पलट जाए। कुछ भी हो सकता है राजनीति में, सब कुछ नहीं है। एक बात, सूरजेवाला ने कुछ किया है, हम तो डूबेंगे, तुम्हें भी ले डूबेंगे सनम। तो भाई जब हम नहीं तो तुम नहीं, लोग होता है कि हम नहीं खाएंगे तो हांडी उलट देंगे हम। बिल्कुल बिल्कुल। समझने ही नहीं देती सियासत हमको सच्चाई, समझने ही नहीं देती सियासत हमको सच्चाई, कभी चेहरा नहीं मिलता
कभी दर्पण नहीं मिलता। तो ये राजनीति इतनी टेढ़ी खीर है जी आशीष भाई कि सचमुच में शिवराज सिंह चौहान जब दर्पण में अपना चेहरा देखते होंगे तो उनको ये समझ में आता होगा कि आगे जाने क्या ये लोग करने वाले हैं। इसका एक संकेत छोड़कर जा रहा हूं। मध्य प्रदेश में श्यामला हिल्स है जो मुख्यमंत्री का निवास है। इसके अलावा मुख्यमंत्री के पास एक एनेक्सी के रूप में एक बंगला और होता है, 12 शिवाजी नगर कहलाता है। वो शिवराज सिंह चौहान के पास एनेक्सी के रूप में हमेशा से रहा है। जब 2018 में वे सत्ता से बाहर हुए तब भी उसमें थे वे। उसके ठीक बगल वाला बिल्कुल एडजॉइनिंग चिपका हुआ एक दूसरा बंगला है जो नंद कुमार सिंह पटेल जो चौहान जो पहले प्रदेश अध्यक्ष थे उनका बंगला था। पिछले 3 साल से अजीत जी उस बंगले में काम चल रहा है। 20 फुट ऊंची टीन की दीवार लगी हुई है और टीन के पीछे काम चल रहा है। दोनों बंगलों को जोड़कर उस एनेक्सी को विस्तार दे दिया गया है। यानी श्यामला हिल्स पर अगर निवास नहीं मिला नवंबर के बाद तो ये वैकल्पिक व्यवस्था शिवराज सिंह चौहान ने कर ली है। दुगना बड़ा कर लिया उस बंगले को, 12 और 13, 12 या 14, 12 13 नंबर है शायद उसका, दोनों को मिलाकर। तो इन संभावनाओं को वे भी समझ रहे होंगे, दूर से इसकी पदचाप सुन रहे होंगे कि दिसंबर 10-11 को मतगणना होगी। पिछली बार 11 दिसंबर को मतगणना हुई थी, तो उसके बाद कहां रहना है उसकी व्यवस्था शायद एनेक्सी में थोड़ी और विस्तृत उन्होंने कर ली है। फिर भी मुझे नहीं लगता कि शिवराज सिंह चौहान इतने कुटिल राजनेता हैं कि अपनी ही पार्टी को हराने जैसा कुछ भी कर रहे हैं। एक आखिरी एक संकेत और छोड़कर जा रहा हूं। मुख्यमंत्री पद के हम लोगों ने बहुत सारे दावेदारों की नामों का जिक्र कर लिया, आदिवासी, पिछड़ा, ओबीसी, सारी बात कर ली। ये कौन हमसे छूट रहा है सवर्णों के को संतुष्ट करने का, जिसमें ब्राह्मण बड़ा तबका है। रीति पाठक का नाम भी आज मेरे कहने से अपनी सूची में पैड पर कहीं लिख लीजिए। 2 बार की सांसद हैं, सब है, पढ़ी लिखी है, नीचे लगी है सीधी से 2 बार की तस्वीर नहीं, बिल्कुल। तो रीति पाठक का नाम भी उस फहरिस्त में जोड़ लीजिए जो नारे इंदौर में लग रहे थे। अभी नारे भले न लग रहे हो, लेकिन सपना देखने से कोई किसी को रोक नहीं सकता मुख्यमंत्री बनने के लिए। और ये सब लोग शिवराज सिंह चौहान को कल से सपने में आ रहे होंगे कि कल के श्यामला हिल्स के निवासी नवंबर के बाद इनमें से कोई भी हो सकता है। जी अजीत जी, अगर बीजेपी जीती तो अब बात आती है अगर ये पूरा विश्लेषण हमारा इसके इर्द गिर्द है कि बीजेपी में बेचैनी, बीजेपी को चिंता, जिसकी वजह से 7 सांसद को भेजना, कैलाश विजयवर्गीय को उतारना, नरेंद्र सिंह तोमर जैसे मजबूत कद्दावर नेता को उतारना विधानसभा में, यह विश्लेषण। अब इसका दूसरा पक्ष है कि कमलनाथ और कांग्रेस, कितना फैक्टर कांग्रेस का लड़ना है बीजेपी से और कितना फैक्टर बीजेपी के आत्मघाती फैसले या कमजोरियां हैं। एक होता है कि बोन इन डिस्गाइज, मतलब उसकी जो नाकामी है वो हमारे लिए कामयाबी बन गई। एक होता है कि आप लड़ कैसे रहे। अगर पिछले बार का वोट शेयर देखेंगे तो 40% लगभग कांग्रेस का 40.9, 41.1 इक्वल, लगभग 0.2 को मैटर नहीं करता और 114 सीटें। तो वो कांग्रेस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बदला या बदलता दिख रहा है या लड़ती दिख रही है अशोक? और यही सवाल आपसे एक लूंगा राकेश जी। हाँ देखिए अजीत जी, कांग्रेस जो बटी हुई थी, कांग्रेस मुझे एक होके लड़ते हुए दिखाई दे रही है। कर्नाटक की जीत ने कांग्रेस को एक मोरल बूस्टर दिया। उसके बाद राहुल गांधी की जो पदयात्रा है, जो भारत जोड़ो यात्रा है, वो एक कैटलिस्ट करके काम कर गया मध्य प्रदेश में। और खरगे का अध्यक्ष होना, ये भी एक बड़ा मायना है। दूसरी बात, कर्नाटक ने एक बात बता दी कि आप आपस में लड़ोगे तो सत्ता में कभी नहीं आओगे, यदि आप इकट्ठा होकर लड़ोगे तो बिल्कुल। अभी वर्तमान में पूर्ण रूप से कमान कमलनाथ के हाथ में है, दिग्विजय बिल्कुल साथ में है, लेकिन दिग्विजय और कमलनाथ में कोई रिफ्ट नहीं दिखाई देती। पूरे कांग्रेस में पिछले 6-7 महीने से कोई अलग से सूर कहीं उठता हुआ नजर नहीं आता। बिल्कुल डिसिप्लिन में चल रहे हैं, इकट्ठा होकर चल रहे हैं और लगातार आक्रामक होते हुए चल रहे हैं। ये अभी लगातार प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की सभाएं भी होगी। वो तो अभी सिर्फ तेल नहीं, तेल धार देख रहे हैं क्या है कैसा है। लिस्ट भी उन्होंने भी कुछ डिक्लेयर की थी। अब सवाल ये है कि कैंडिडेट का चयन कैसा होता है। उम्मीदवारों का चयन यदि ठीक ठाक दे दिया तो कर्नाटक मध्य प्रदेश में रिपीट हो जाए, इसमें मैं आश्चर्यचकित नहीं हूंगा। बस अब सारा खेल है उम्मीदवार देने पे, और इस बार कांग्रेस पूर्ण रूप से उम्मीदवार पे बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है। मतलब मैंने ऐसे कई लोग देखे कि जो इनसे ज्यादा क्या मेहनत करेगी? कई बार 3-3 मंत्री को भेज दिया मोदी जी ने। मोदी जी से ज्यादा मेहनत क्या करेगी कांग्रेस?
नहीं, मोदी जी के पास भेजने के लिए है, इनके पास नहीं है बेचारे के लिए। लेकिन इन्होंने भी सही बात। देखिए, मंत्री भेजने से चुनाव नहीं जीते जाते। भाई यहाँ तो ना कोई खोखा भी बाहर है, के, मंत्री भी है, अरे ताकत भी है, ये मशीनरी भी सारी है, मीडिया भी है, मनी ये मीडिया मंत्री ये सब है। मेरी बात सुनिए ना अजीत जी, इससे अच्छा स्ट्रांग पोजीशन तो बीजेपी की 2019 में 18 में थी। खोखे भी बिल्कुल थे, ठीक। पन्ना प्रमुख भी थे, सारा कुछ था, सरकार ये भी उनकी थी। लेकिन क्या हुआ, छत्तीसगढ़ में कैसा राउट हुआ। छत्तीसगढ़ में तो पानी नहीं मांगा बीजेपी ने, राजस्थान में वही हाल हुए, मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर थी लेकिन सरकार बना ली। दूसरी बात, ये जो सरकार गिराई है इन्होंने, इसका एक जनता के बीच में, जो फेंस सीटर है उनके बीच में बहुत गलत मैसेज गया है। इसलिए वो कांग्रेस को वापस लाने का एक वो भी मैसेज है। और कांग्रेस को हमेशा कांग्रेसियों ने हरवाया अजीत जी। मध्य प्रदेश ये कांग्रेस का बहुत पुराना स्टेट है। इस स्टेट में कांग्रेस का डीएनए है, लेकिन जो कार्यकर्ता था वो हतोत्साहित होता, बटा हुआ था, कभी हर गुटों में बटा हुआ था। इस बार कोई वो बंटवारा दिखता नहीं है। मेरी एक उज्जैन में एक बहुत दिग्गी राजा के नजदीकी नेता से बात हुई, वो जो हमेशा चुनाव लड़ते थे। तो मैंने बोला क्या इस बार टिकट? बोला नहीं, इस बार टिकट नहीं लूंगा। मैंने बोला क्यों? बोले राजा जी ने कहा है, दिग्गी राजा ने कहा है कि तुम चुनाव हार रहे हो, हम जीतने वाले उम्मीदवार को टिकट देंगे, जितना पैसा अपने पे लगाते हो और मेहनत करते हो उतना उस पे लगा देना, ये मेरा आदेश है, तुमको जितवा के लाना है वो सीट। ये इसके एक इससे ये पता पड़ता है कि जो लोग घर में बैठ के तो टिकट तो हमको ही मिलेगी और किसी को नहीं मिलेगी। सारा उज्जैन कहता था भाई एक टिकट तो उसी को जाएगी, वो चुनाव नहीं लड़ रहा है। इसके मायने ये है कि इस बार बहुत टाइट पोजीशन है। अच्छा, राहुल गांधी ने बड़ा क्लियर कट कह दिया है, कांग्रेस में भी मैसेज है, जैसा कर्नाटक में हुआ था कि भाई डीके शिव कुमार, सीतारामैया और खड़गे साहब, आप तीनों तय करो, तीनों जिम्मेदारी लो। उम्मीदवार आप प्रपोज करोगे तो उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और मैंने सुना कि जो ये 60 हारे हैं कांग्रेस के, जहां जहां कांग्रेस की सीटें हारी है, उसकी बाकायदा मीटिंग लेके राहुल ने रिपोर्ट कार्ड मंगवाए। आपने प्रपोज किया था, हारा कैसे? मतलब जीतने पे खुशी अपने जगह पे, लेकिन जो हारे वो क्यों हारे, इस पे भी विश्लेषण हुआ। तो उसका एक डर है कि भाई अपने नाम से यदि कैंडिडेट दे तो जितवा के लाना पड़ेगा। तो वो जो अंडरस्टैंडिंग, कई बार कांग्रेस मध्य प्रदेश में, बीजेपी कांग्रेस में बहुत अंडरस्टैंडिंग हुआ करती थी, तू मेरे को छोड़ मैं तेरे को छोड़ता हूँ, ऐसा कई हुआ है पहली बार। लेकिन इस बार भी वो कोई किसी को हाथ पकड़ने नहीं दे रहा है, क्योंकि इस बार रिजल्ट देने हैं, ऊपर रिजल्ट देने हैं। और ये 2024 का 24 के लिए तैयारी है। यदि इस बार मध्य प्रदेश में खुदा न खास्ता कर्नाटक हो गया तो आप मान लीजिए फिर लोकसभा भी रिवर्स होगा, एक हाथ बीजेपी को मिलेगी और 28 कांग्रेस को, ये भी हो सकता है। क्योंकि एक बार कार्यकर्ता यदि कांग्रेस का उत्साहित हो गया तो फिर उस लहर को रोकना बीजेपी के लिए बहुत मुमकिन है। ये पन्ना प्रमुख वगैरह ये सब हमने अपने स्टूडियो के डिस्कशन के लिए है, हमने बहुत देखा। पन्ना प्रमुख देखे, लाखों के तादाद में बाहर से राज्य से लोग आते हैं, महाराष्ट्र के कई अभी विधायकों की ड्यूटी लगी है कि आप जाओ मध्य प्रदेश में काम करो। अशोक उसके बाद अर्ध पन्ना प्रमुख बन गए, चौथाई पन्ना प्रमुख नहीं बने, अर्ध पन्ना प्रमुख तक बन गए। मतलब प्रॉब्लम ये है कि जितने कार्यकर्ता होते उतना वोट भी नहीं मिलता फिर। सही बात है। बिहार जैसा होता है, आपको याद है बिहार का, जितने बिहार में मेंबरशिप थी उतने वोट भी नहीं थे। चलिए अब आखिरी सवाल एक बार यही राकेश पाठक जी आपसे, उस पर्सपेक्टिव से देखें तो कमलनाथ ने भी महिलाओं के लिए कुछ योजनाओं का ऐलान किया, उन्होंने भी कुछ, आजकल ये गारंटी शब्द बहुत चल पड़ा है, केजरीवाल की गारंटी, मोदी की गारंटी, राहुल गांधी भी अपने सभाओं में अब गारंटी बोलते हैं, सब गारंटी दे रहा है जो दरअसल रेबड़ी है। उसको जो भी कहे फ्री वीज रेबड़ी, मोदी जी भी वही देते हैं गारंटी में, लेकिन बोलते नहीं है रेबड़ी। अमित शाह अपने भाषण में बोलते हैं कि बस इस बार जिता देना और चुनाव के नतीजे आते ही गैस सिलेंडर फ्री मिलेगा। मिला नहीं यूपी में लोगों को, यूपी में ऐलान किया था गैस सिलेंडर का। तो ये अब ये कांग्रेस के पर्सपेक्टिव से देखे तो क्यों लग रहा है कि पिछली बार नेक टू नेक कांग्रेस में थी, कांग्रेस और बीजेपी में मुकाबला था, अभी क्या स्थिति दिख रही है, और दिख रही है तो क्या वजह है? देखिए, इसकी 2-3 वजह है। कुछ वजह अशोक भाई ने बताई, कुछ मैं विस्तार दे देता हूं। नंबर 1, मध्य प्रदेश की जनता आज तक यह स्वीकार नहीं कर पाई है कि उसने जनादेश कांग्रेस और कमलनाथ को दिया था। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दल बदल करके उस चुनी हुई सरकार को गिरा दिया। यही वजह है कि उपचुनाव में सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी ग्वालियर चंबल में हारी थी, एक वजह है। दूसरी वजह यह है कि मध्य प्रदेश में जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है वो ठीक कर्नाटक पैटर्न पर चल रहा है। कर्नाटक सिंड्रोम, जिस दिन कर्नाटक की मतगणना हो रही थी अजीत जी, मैंने उसी दिन कम से कम 5 चैनल पर कह दिया था कि ये 40% पे सीएम चल रहा है,
कर्नाटक में और रिजल्ट कांग्रेस के पक्ष में आ रहा है। कांग्रेस आज शाम होते होते इसको 10% बढ़ाकर 50% के आरोप के साथ मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी। 48 घंटे के अंदर मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की फोटो के साथ 50% कमीशन के पोस्टर लग गए थे। संयोग या दुर्योग या दैव योग से घटनाएं भी लगातार ऐसी हो रही। चुनाव वर्ष में पटवारी परीक्षा में भयानक भ्रष्टाचार हुआ, परीक्षा रद्द करनी पड़ी, युवा सड़कों पर है। दैव योग से महाकाल में मूर्तियां ढह गई, बांध ढह रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। तो कुल मिलाकर भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है। तीसरा कारण, आपने कांग्रेस को लेकर अंतिम प्रश्न किया था। कांग्रेस के भीतर जो गुटबाजी नाम का असाध्य रोग था, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने के बाद लगभग शून्य हो गया है। इसकी एक वजह और भी है। मुख्यमंत्री बनने का सपना देख कौन सकता है मध्य प्रदेश में, कमलनाथ के सिवा? उनके कद के एकमात्र नेता दिग्विजय सिंह हैं। दिग्विजय सिंह 10 साल मुख्यमंत्री रह लिए, अपने संकल्प के तहत उन्होंने 10 साल चुनाव नहीं लड़ा, पद नहीं लिया। वे अब मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते, वे स्वयं भी जानते हैं। वे अपनी तस्वीरें पोस्टर में नहीं लगने देते, वे होर्डिंग्स पर अपनी तस्वीरें नहीं लगने देते, पार्टी की बैठकों में पीछे बैठते हैं, स्टेज पर नहीं बैठते, वहां नोट करते हैं कार्यकर्ता क्या कह रहे हैं। तो मुख्यमंत्री बनने का सपना देखने वाले अब अन्य कोई नेता मध्य प्रदेश में नहीं है, न राहुल भैया, अजय सिंह, न अरुण यादव, न कोई और। कैलाश विजयवर्गीय ने अभी 2 महीने पहले कहा था कि अगर बीजेपी हारेगी तो उसे बीजेपी हराएगी। ये जुमला तो अजीत अंजुम साहब हमारा और आपका कांग्रेस के लिए रहा है। हम लोगों ने वर्षों तक कांग्रेस के लिए कहा कि कांग्रेस को कांग्रेस हराती है। और अगर बीजेपी का इतना बड़ा राष्ट्रीय महासचिव ये कह रहा है कि बीजेपी को बीजेपी हराएगी अगर हारती हो, तो उनका कहना ये था। तो कुल मिलाकर कांग्रेस एक होकर चुनाव लड़ती हुई दिख रही है। टिकटों के बंटवारे का, जैसा कि अशोक जी ने कहा, कि बहुत ही नीर क्षीर विवेक के साथ गुटी स्पर्धा से अलग हटकर निर्णय होने जा रहा है, इसीलिए अब तक सूची घोषित नहीं हुई है। एक बात और मैं कहना चाहता हूं, मत रहिए कि कांग्रेस में दल बदल नहीं होगा या भगदड़ नहीं होगी। जिस दिन कांग्रेस की सूचियां सामने आएंगी, थोड़े लोग जरूर छोड़कर जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कांग्रेस का स्कोर 0 रहे और बीजेपी से ही कांग्रेस में लोग आते रहे। ये बात जरूर है कि बीजेपी से जितनी ज्यादा संख्या में लोग छोड़कर कांग्रेस में जा रहे हैं, वैसा कांग्रेस से बीजेपी में नहीं। एक परसेप्शन बन चुका है मध्य प्रदेश में, जनता का मानस बन चुका है, इसीलिए लोग छोड़ छोड़कर जा रहे हैं। वरना ये छोटी बात नहीं है कि भूतपूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी का लड़का बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आ जाए। वर्तमान विधायक वीरेंद्र रघुवंशी शिवपुरी में सिंधिया के अपने क्षेत्र में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आ जाए। तो ये ओवरऑल जो संदेश है, जो बॉटम लाइन है, वो ये है कि कांग्रेस एकजुट होकर लड़ रही है। बीजेपी जिस तरह की 3 बीजेपी अशोक भाई ने बताई है, खुद शिवराज सिंह कह चुके हैं चैनल के इंटरव्यू में कि आप लोगों के चर्चा में होता है कि 3 बीजेपी बन गई है, शिवराज भाजपा, महाराज भाजपा और नाराज भाजपा। इन तीनों चीजों का खामियाजा और बाकी जो मैंने कारण बताए, वे बीजेपी की राह को कठिन बना रहे। हम किसी फैसले की बात नहीं कर रहे, हम कोई फैसला को स्टेटमेंट नहीं दे रहे, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश का मानस सत्ता के विरोध में है, बस। आखिरी सवाल अशोक, चूंकि आप इंदौर के हो, कैलाश विजयवर्गीय को टिकट मिलना 10 साल बाद और उनका बेटा आकाश विजयवर्गीय खुद विधायक है, तो अब बेटे का भविष्य भी बाप के टिकट मिलने के साथ दांव पर है या बीजेपी दे सकती है बेटे को भी? नहीं देगी अब, नहीं देगी। मुझे लगता है कि एक कारण वो भी है कि कैलाश को उतारना मतलब बेटे का टिकट काटना। दूसरी बात, एक नंबर से जो उतारा है वो दोनों बाहुबली है और दोनों धन पशु है, दोनों कैंडिडेट बराबर के हैं। वो भी संजय शुक्ला भी वो इतना कमजोर नहीं, उनके फादर एक जमाने में गॉड फादर हुआ करते थे इंदौर के, और बीजेपी को कांग्रेसियों के प्रकोप से बचाने वाले वो अकेले थे, जिनको बड़े भैया कहते थे। विष्णु बड़े नाम था उनका, मतलब विष्णु शुक्ला था, विष्णु प्रसाद शुक्ला, तो उनको विष्णु बड़े कहते थे और विष्णु बड़े भैया के नाम से ही इंदौर जाना जाता था तब पूरी बीजेपी। तो वो उनको कई बार टिकट भी दिया, वो उनकी जनपद तक की राजनीति रही। उनका बड़े बेटे को बीजेपी ने विधायक भी लड़ाया, वो भी हार गए। फिर संजय ने कांग्रेस में आए, तो संजय के पास किसी चीज की कमी नहीं है, बराबर तोलेंगे। और इधर कैलाश के पास भी कुछ नहीं, कैलाश के पास भी धन की कमी नहीं है और मसल पावर की भी कमी नहीं है। तो ये दोनों का टकराव, ये मध्य प्रदेश की बहुत अहम पहले 4 सीटों में मुझे लगता है कि एक सीट मैं गिनूंगा जिसमें सबकी वॉच होगी। और कल मेरी संजय से बात भी हुई, जब ये टिकट बंटवारे होने के बाद संजय को मैंने जब फोन किया तो उसने कहा कि बहुत ताकत से लड़ेंगे आप, देखिए आप, मैंने 5 साल क्या किया, सत्ता में नहीं था तो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूंसी में मेहनत की है, एक घर में मैंने मेरे लोग बैठे हैं अपने,
तो ये मेरा परिवार है, यहाँ पे मैं जीतने नहीं दूंगा किसी को। तो ये कैलाश के लिए बहुत मुश्किल जाएगी। और फिर कैलाश चलिए, तो इसका मतलब चुनौती बड़ी है। हाँ, बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी चुनौती बड़ी है। और ये कहने की जरूरत नहीं है, जिस ढंग से 7 सांसद को उतारा, 3 मंत्री और एक महासचिव, और वो जो ट्रैक रिकॉर्ड है, कोई 33 साल बाद चुनाव लड़ रहा है विधानसभा का, कोई 15 साल बाद, कोई आज तक लड़ा नहीं, खुद बयान दे रहा मैं पहली बार लड़ने जा रहा हूं। उनके भीतर की बेचैनी का भी अंदाजा लगा सकते हैं। बहरहाल राकेश जी, बहुत अच्छा लगा। और अभी 2 महीने बाद चुनाव है, हम लोग लगातार इस पर बातचीत करते रहेंगे। फिर लोकसभा चुनाव की शुरुआत हो जाएगी। और आप सभी दोनों मेहमानों का, सभी आदत हो गई है, दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, और दर्शकों को भी बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार देखते रहें। और ये कि हम जल्दी हम भी मध्य प्रदेश के लिए निकलने वाले हैं, वहां भी मुलाकात होगी राकेश पाठक जी से भी और मध्य प्रदेश के पत्रकारों से। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार।